हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लास में। दोस्तों, मैं विजय प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 1 है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास यह एक ऐसा विषय है जिसे हम दो विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला तो है इंडियन पॉलिटी, भारत के संविधान में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, और भारत के इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो यह दोनों विषय का उभयनिष्ठ टॉपिक होने की वजह से एग्ज़ाम में यहाँ से ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भारत का संवैधानिक विकास का हम अलग वीडियो लेके आए हैं, जिसे आप दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले क्या होता है भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत में संविधान का विकास, अर्थात भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत में संविधान में नियमों का संग्रह या नियमों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोप से पहली बार एक पुर्तगाल व्यापारी वास्को डिगामा समुद्री मार्ग के द्वारा 20 मई 1498 ईस्वी को व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था। सबसे पहले यूरोप के एक व्यापारी था वास्को डिगामा, वही आया था। उसके बाद क्या हुआ, व्यापार के उद्देश्य से आए हुए यूरोप के पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा को भारत के शासक, जब वास्को डिगामा भारत आया था तो उस टाइम भारत में जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उन्होंने क्या किया, अनुमति प्रदान किया कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। वास्को डिगामा ने जब भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया तो उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पे उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ था, जिससे वह अब यूरोप के अन्य देश भी भारत के साथ व्यापार करने को उत्सुक हो गए। सबसे पहले पुर्तगाल से वास्को डिगामा व्यापार करने के लिए आया। जब उसे यहाँ पे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो गया तो वहाँ से यूरोप से और भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हुए। तो क्या होता है, इस प्रकार से यूरोप के निम्नलिखित देश के व्यापारी भी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब व्यापार करने के लिए और व्यापारी आते हैं तो उनमें सबसे पहले पुर्तगाली में व्यापारी पुर्तगाली आते हैं। अब पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डिगामा आता है, फिर उसके बाद यूरोप से पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। इस प्रकार से व्यापारिक कंपनियां भारत व्यापार करने के लिए आती हैं। व्यापार के उद्देश्य से आए हुए यूरोपीय देशवासियों को भारत में फैक्ट्री या फिर कंपनी स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यही वो मार्ग है जिसके द्वारा मीन्स यूरोप के वाले व्यापारी, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये यूरोप है, और यूरोप से व्यापारी जो हैं ये अफ्रीका होते हुए केप और केप से होते हुए भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। फिर उसके बाद जब वह व्यापार करते हैं तो क्या होता है, ये व्यापारिक कंपनियां भारत में ये व्यापारिक कंपनी होती थी और भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थी। क्योंकि ये व्यापार कर रही हैं और व्यापार करने के लिए यूरोप से और भी कंपनियां आई थी, तो ये अपना एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थी। जिसके लिए क्या हुआ, इनको आपस में युद्ध होते गए, ये आपस में लड़ते गए, और अंततः क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज व्यापारी भारत में सैन्य शक्ति स्थापित कर लिए और अब धीरे धीरे भारत के प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेज व्यापारियों का भारत के प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करना तथा व्यापारिक कर टैक्स भारत के शासक राजा, नवाब या हानि को, इनको मतलब क्या हुआ, जब अंग्रेज व्यापारी जो थे अब वे क्या हुई, प्रशासनिक शक्ति मतलब यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिए, तो उसके बाद ये प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करने लगे, जो राजा को यह पसंद नहीं आता था, तथा राजा को कर भी मिलना बंद हो गया। तो जिससे राजा क्रोधित हो गए। अब क्या होता है, जिसके कारण राजा क्रोधित हो गए और अंग्रेज व्यापारियों से युद्ध करने लगे। अंग्रेज व्यापारी पहले से ही सैनिक शक्ति स्थापित कर लिए थे, जिससे अब भारत में बंगाल के नवाब तथा अंग्रेज के व्यापारियों के मध्य युद्ध होने लगे। अभी क्या हुआ कि व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के चक्कर में सभी कंपनियां आपस में युद्ध करने लगी। युद्ध करने के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिक शक्ति स्थापित कर लिया। सैनिक शक्ति स्थापित करने के बाद उसका व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब वह प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी, जिससे यहाँ के राजा जो शासक होते थे
वे अत्यधिक क्रोधित हो गए, उन्हें कर मिलना बंद हो गया, तब वे अंग्रेज व्यापारियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन अंग्रेज़ों के पास पहले से ही सैनिक शक्ति स्थापित होती थी, जिससे कि भारत के जो राजा थे यानी बंगाल के नवाब जो थे उनसे युद्ध हुआ। और क्या होता है इस युद्ध का परिणाम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध बंगाल के नवाब सिरोजदुल्ला तथा अंग्रेज व्यापारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेज व्यापारी रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध जीत गया और बंगाल के नवाब सिरोजदुल्ला, जो बंगाल के नवाब सिरोजदुल्ला थे, यह युद्ध हार जाते हैं। यह पहला युद्ध था प्लासी का। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज व्यापारी यह युद्ध जीत जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय होता है और बंगाल के नवाब सिरोजदुल्ला यह युद्ध हार जाते हैं। उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। प्लासी के युद्ध के बाद अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो होता जो अंग्रेजों की तरफ से तथा संयुक्त रूप से शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजी सेना नायक हेक्टर मुनरो यह युद्ध जीत गया। अब यह युद्ध इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध भी जीत गए और अब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का भी युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि होने के बाद अब अंग्रेज व्यापारियों का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, प्लासी का युद्ध जीत गए, बक्सर का युद्ध जीत गए। अब इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज व्यापारियों का भारत में पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। अब जब अधिकार हो गया तो क्या करते हैं, मजदूरों का शोषण तथा यहाँ की अनुचित विधि से खूब धन इकट्ठा करके ब्रिटेन लेके जाने लगे। अंग्रेज व्यापारियों के देश के जो लॉर्ड होते थे, जो राजा होते थे, उन्होंने जब यह बात ज्ञात हुई कि वैश्विक स्तर पर अपनी छवि बनाए रखने के लिए कि भाई अंग्रेज व्यापारी जो भारत में व्यापार करने के लिए गए हैं वे गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और वहाँ से धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते थे, जो लॉर्ड होते थे, उन्होंने अपनी छवि बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने देश की छवि बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है, अभी देख, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने इन्होंने क्या किया, एक्ट जारी करना शुरू कर दिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे मनमर्जी तरीके से यहाँ से गरीबों का शोषण करते और ब्रिटेन धन लेके जाते थे, जिससे कि अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट जारी करना शुरू कर दिया। उन एक्ट में सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का संशोधन एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट और इस प्रकार से 1853 और 1858 का एक्ट आया। अभी देखते हैं कि इसके बाद जो एक्ट आया था तो इस एक्ट में किस प्रकार से कंपनी पर नियंत्रण किया गया, अर्थात जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है। यह पहला एक्ट था जिसके तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यह पहला एक्ट था जिसके तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित किया गया। क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था यह पहला नियम था जिसके तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित किया गया था। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। इस एक्ट के अभी कौन था लॉन्च किया था, इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ इन्होंने ही पास किया था और इसके तहत क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। फिर क्या था इसमें प्रावधान, इसमें अभी प्रावधान था, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उससे पहले बंगाल में गवर्नर का पद होता था, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर होता था उसके पद में संशोधन किया गया या फिर कह सकते हैं पदोन्नति हुई और उसे गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार से इस एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग, उन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले क्या था, वारेन हेस्टिंग गवर्नर होते थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड प्रति वर्ष रखा गया। और क्या क्या इसमें प्रावधान है,
यह भी प्रावधान, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अच्छा, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया तो कौन कौन से 4 सदस्यीय परिषद थे? पहले थे मानसन, नेक्स्ट है हमारे क्लेवरिंग, वर्वैन और फिलिप फ्रांसिस। गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तथा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के सदस्यीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था तथा वार्षिक वेतन 10,000 पाउंड प्रति वर्ष रखा गया। और क्या प्रावधान है? इसमें यह भी प्रावधान किया गया, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होगी, लेकिन इस एक्ट आया था 1773 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई वह 1774 में हुई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को इनका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए 3 सहायक न्यायाधीश का गठन किया गया। से सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे की सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीशों का गठन किया गया। कौन कौन से थे? चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। 3 अन्य सहायक न्यायाधीशों का गठन किया गया। ये जो थे, इस एक्ट के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी को भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना तथा निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। निजी व्यापार से क्या मतलब है? निजी व्यापार से यहाँ संबंधित है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो जो अपने साथ कर्मचारियों को लेके आई थी, तो उन कर्मचारियों को कंपनी के काम के अलावा अपने व्यापार के लिए भी छूट थी कि वे अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत मतलब कि निजी व्यापार पर प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, जिसमें 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और महाराष्ट्र 2 प्रेसिडेंसी को बंगाल की तीसरी प्रेसिडेंसी, जिससे इन दोनों को अधीन कर दिया गया। इसके बाद आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट क्या है? इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें कुल 6 सदस्य होते थे। कंपनी के डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होते थे। गवर्नर जनरल की सदस्यीय परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का चयन किया गया था, परंतु जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 4 सदस्य से 1 सदस्य कम, अर्थात अब 3 सदस्य कर दिया गया। फिर आता है हमारा 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट क्या है? इस एक्ट में क्या प्रावधान? यह एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के बाद 1785 में मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, परंतु यह अयोग्य शासक साबित होने के कारण 1786 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल पूरा हो गया तो मैकफर्सन को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, परंतु मैकफर्सन अयोग्य था। उसके पास उतनी ताकत या फिर उतनी शक्ति नहीं थी, उसकी क्षमता नहीं थी कि वह बंगाल का गवर्नर बन सके या और अथवा वहाँ पे शासन कर सके। तो उसे हटाने के लिए एक नियम लगाया गया और 1786 का एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के तहत उसे हटाकर कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति प्रदान कर दी गई। फिर आता है हमारा 1793 का एक्ट। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में गठित 6 सदस्यीय परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य का वेतन भारत से दिया जाना तय हुआ। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस एक्ट के तहत 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी 6 सदस्यों का चयन किया गया था, तो उनके वेतन की बात की जा रही है कि 1793 का एक्ट उन्हीं के लिए लाया गया था कि उनको वेतन जो दिया जाएगा वो भारत से वेतन दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 1813 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या प्रावधान है यह देखते हैं। यह एक्ट जब भारत आया तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की लहर चल रही थी। इंग्लैंड के व्यापारियों ने अन्य देश से व्यापार करने की मांग की। तब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह एक्ट जारी किया और यह प्रावधान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, परंतु चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ एकाधिकार प्राप्त होगा। क्या मतलब, जैसे 1813 का अधिनियम यह मतलब इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए लेके आया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और जब भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत में उसका व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था,
अर्थात सिर्फ वही व्यापार कर सकते थे। तो जब यह अधिनियम लाया गया तो इंग्लैंड के व्यापारियों को यह छूट प्रदान कर दी गई कि आप भी व्यापार कर सकते हैं, परंतु चाय का व्यापार और चीनी के साथ व्यापार, इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त होगा, इस पर सिर्फ वही व्यापार करेगी। अगला हमारा एक्ट है 1833 का एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जब 1813 का एक्ट आया था तो इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्हें व्यापार करने की अनुमति मिली थी, मतलब उस वक्त भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन 1833 का जब एक्ट आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 1833 के एक्ट में उसे बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के सदस्यीय परिषद के रूप में अस्थायी रूप से एक और सदस्य को जोड़ा गया। 1773 में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों का चयन किया गया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक सदस्य को कम कर दिया गया। अब 1833 के एक्ट में क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल के सदस्यीय परिषद के रूप में अस्थायी रूप से एक और सदस्य जोड़ दिया गया। भारतीय विधियों को संहिताकरण करने के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके बाद आता है हमारा 1853 का एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया। भारत के गवर्नर जनरल के चौथे अस्थायी सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्यों का चयन किया गया था। फिर उसके बाद 1784 के एक्ट में एक सदस्य कम कर दिया गया। फिर 1833 में एक सदस्य को बढ़ाया गया अस्थायी रूप से और 1853 के एक्ट में उसे अस्थायी सदस्य बना दिया गया। कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए पहली बार नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। यह अंतिम राजलेख या फिर चार्टर एक्ट था। इसके बाद आता है हमारा 1858 का अधिनियम। क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहीं से समाप्त कर दिया गया था, तो उसके बाद आता है 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या है, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 1857 की जब क्रांति हुई थी तभी उस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद 1858 का अधिनियम में यही बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अब जो है इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सम्राट या फिर राजा जो होते हैं उसे अधीन कर दिया गया। यानी अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया है, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब भारत पर शासन करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया गया और नया पद वायसराय गया। ठीक, इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत की संपूर्ण जल तथा थल सेना ब्रिटेन सम्राट के अधीन हो गई। तो इसके बाद आता है हमारा 1858 के बाद 1861 का अधिनियम आएगा। तो दोस्तों वह भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 2 में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों ऐसे और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।